किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों सरसों चौपाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों आज हमारी टीम आई है सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में। किसान भाइयों आज के कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे सरसों की कटाई, सरसों की गहाई, सरसों का भंडारण कैसे करें। इन सभी की जानकारियाँ आपको देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रामस्वरूप जाट, जो कि है प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में। आइए मिलते हैं इनसे और लेते हैं इस विषय की जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर रामस्वरूप जाट, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में कार्यरत हूं। और आज हम आपको सरसों की कटाई कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन से यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए और इसके अलावा भंडारण कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी देंगे। किसान भाइयों जैसे कि आप जानते हैं कि सरसों के अंदर एक तो सरसों होती है, एक तोरिया होती है। इनके पकने की अवधि अलग अलग होती है। तोरिया लगभग अगर किसी किसान भाई ने लगा रखी है तो वो 90 से 95 दिन में पक्का तैयार हो जाती है। लेकिन अगर सरसों लगा रखी है तो ये लगभग आपके 125 से 135 दिन का समय लेती है। तो इस अवधि को ध्यान में रखते हुए मतलब मान लीजिए कि फरवरी के आखिरी सप्ताह में या मार्च के पहले पखवाड़े के अंदर सरसों की कटाई करने का उचित समय होता है। किसान भाइयों कैसे पहचानें कि अब हमारी फसल पककर तैयार हो गई है और काटने की अवस्था है। आप ये खेत देख सकते हैं, इसमें लगभग 75% जो फलियां हैं वो पीली पड़ गई है, यानी उनकी पकने की अवस्था आ गई है। आपको देखना है अपनी फसल में कि 75% फलियां हैं वो पीली पड़ जाए। इसके अलावा आप इसका जो दाना निकाल के भी देख सकते हैं। एक फली को तोड़ लीजिए, उसका दाना निकालिए और उसको अपने अंगूठे और अंगुली के बीच में दबाएं। आपको ये कठोर महसूस हो तो आप समझ जाइए कि अपनी फसल काटने की अवस्था पर है। दूसरी चीज़, जो फली के अंदर दाने हैं वो भूरे रंग के पड़ जाएंगे, यानी हरा नहीं होकर के भूरे हो जाएंगे। अगर भूरे पड़ जाएं तो इसका मतलब फसल अपनी पककर तैयार हो गई है, अब इसको काटने की उचित अवस्था आ गई है। तो आप उस अवस्था पर इसकी कटाई करें। अगर आप फसल कम पकने के वो पकती है और फिर काट लेते हैं, हरी को काट लेते हैं, तो उससे आपकी फसल में 2 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टर बीज की मात्रा और 3 से 4% तेल की मात्रा की कमी हो जाएगी। तो आप ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि तेल कम क्यों होगा, हरे बीज होंगे। हरे बीज जब सुखाएंगे तो वो सिकुड़ जाएंगे और सिकुड़ने से उसमें तेल की मात्रा की कमी आ जाएगी। तो आपको ये बहुत ही निश्चित अच्छी तरह से आपको डिसाइड करना है कि कब मेरी फसल पक करके तैयार हुई है। अब दूसरी चीज़ ये है, अगर आपने देर से कटाई करी, मान लीजिए कि आपकी फसल ज़्यादा पक गई, तो उसमें क्या होगा, आपकी फलियाँ छिटक जाएगी, आपकी फली के जो दाने हैं वो छिटक जाएंगे काटने के समय। तो आपको 10 से 15% फसल के अंदर उसमें भी नुकसान होगा। तो जल्दी काटने से और देर से काटने में दोनों अवस्था में आपको नुकसान होगा। इसलिए फसल की उचित कटाई की अवस्था जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको मैंने बताया कि 75% फलियाँ पककर तैयार हो जाए। दूसरा, आप दाने को अपनी उंगली और अंगूठे के बीच दबाकर देखें, अगर वो कठोर महसूस हो। और तीसरा, दाने भूरे रंग के पड़ जाए, तब आप फसल की कटाई करें। किसान भाइयों अब आप फसल की कटाई कर लीजिए, लेकिन कटाई करने के समय आपको मौसम का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि बरसात आने वाली है, आंधी आने वाली है, या इस तरह का कोई मौसम बदलने वाला है, तो आप उसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि बदलते मौसम में, या जैसे मान लीजिए बरसात आने वाली है, उस टाइम अगर आपने कटाई कर ली तो आपकी फसल के अंदर नमी की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर वो नुकसान करेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे फलियाँ छिटकने की सरसों में समस्या रहती है, तो आप विशेष तौर से सुबह के समय फसल की कटाई करें। तो ये आप ध्यान रखें, मौसम का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय करें। और अगर अनुमानित मौसम कोई भविष्यवाणी करते हैं तो उनसे सूचना लेकर के आप उसी हिसाब से कटाई करें। किसान भाइयों, कटाई करने के लिए आपको जो यंत्र या मशीनों का प्रयोग करना है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि ये एक सरसों की ऐसी फसल है जिसमें अगर कटाई करते समय अधिक दबाव पड़ेगा पौधे के तने के ऊपर, या छिटक मान लीजिए झटका मारते हैं, तो उससे फलियां झड़ने की समस्या रहती है। तो
अगर हम बात करें हमारे किसानों की, तो ज़्यादातर लघु या मध्यम किसान होते हैं, उनके पास बड़ी जोत नहीं होती है, बड़े खेत नहीं होते हैं, तो कंबाइन हार्वेस्टर आजकल हैं लेकिन उनका कम स्कोप है। तो आप अगर हाथ से कटाई कर रहे हैं तो हाशिए से आप सरसों की फसल काट करके और रख दीजिए। कटाई के समय आपको उसको फिर रखने के बाद ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके बीजों में आर्द्रता कितनी है, उसका भी विशेष ध्यान रखें। दूसरा, आप हंसिए के अलावा जैसे आजकल कंबाइन हाथ से चलने वाली रीपर्स आ रहे हैं, आप रीपर से काट सकते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर भी आ रहे हैं, सरसों की कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर भी आ गए हैं आजकल, तो उनसे भी अगर बड़ा खेत है आपका तो आप उससे भी कटाई कर सकते हैं। कटाई करने के बाद आप फसल को थोड़े दिन के लिए 5 से 7 दिन के लिए खेत में छोड़ दीजिए। खेत में इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें उसमें फिर आर्द्रता देखनी पड़ती है बीज की, कि आपके जो सरसों का बीज है उसमें कितनी आर्द्रता है। किसान भाइयों, कि आपके बीज में जो आर्द्रता है वो घट करके 15 से 20% तक आ जाए, क्योंकि 15 से 20% से ज़्यादा या कम रहेगी तो फिर आपको उसकी गहाई या थ्रेसिंग के अंदर दिक्कत आएगी। इस तरह से आप कटाई कर लीजिए, 5 से 7 दिन तक आप खेत में छोड़ दीजिए और देखिए कि आपके बीज के अंदर आर्द्रता की मात्रा कितनी हो गई। अगर 15 से 20 डिग्री आपकी आर्द्रता है तो आप उस समय थ्रेसिंग कर सकते हैं। थ्रेसिंग करते समय आप ध्यान रखेंगे कि आपके जो थ्रेसर है उसके भूसे के अंदर सरसों का बीज तो नहीं जा रहा है, दाना कहीं उछट के नहीं जा रहा है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और आप ये भी ध्यान रखें कि अगर जैसे मैंने बताया कि आर्द्रता, बीज के अंदर नमी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नमी नहीं है, बीज आपका खेत में ज़्यादा सूख गया है तो दाना टूटने की समस्या रहती है। अगर 12% या 15% से कम नमी है बीज के अंदर तो दाना है वो जल्दी टूट जाएगा, और अगर नमी ज़्यादा है तो फिर वो दाने को निकलने नहीं देगा। तो आप दाने की नमी का विशेष ध्यान रखें। इस तरह से आप इसकी थ्रेसिंग कर लीजिए। थ्रेसिंग करने के बाद आप इसको अपने थ्रेसिंग फ्लोर पर दाने को सुखाइए, बीज को सुखाइए, क्योंकि अब हमको भंडारण के लिए नमी चाहिए 8%, तो हमें 8% नमी तक दाने को सुखाना पड़ेगा। तो यही एक मुख्य इसकी बात है कि आपको मंडी में बेचना है या भंडारण करना है तो दाने में नमी का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं और लेते हैं जानकारी, सरसों का भंडारण कैसे करें, इसका रखरखाव कैसे करें, इन सभी की जानकारी अपन को देंगे डॉक्टर रामलाल चौधरी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर में। आइए मिलते हैं उनसे और लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि हार्वेस्टिंग हो गई है एक फसल की। अब एक जो मुख्य चीज़ वो आती है कि भंडारण। भंडारण कैसे करें सरसों की फसल का, सरसों के बीजों का। क्या एक उचित भंडारण सरसों की उसकी बीज में या खली में या उसके तेल की मात्रा को प्रभावित कर सकता है? जी निसंदेह, अगर अच्छा भंडारण होगा तो आपकी जो तेल की मात्रा है उसमें, या खली की जो गुणवत्ता है, या बीज की गुणवत्ता, या उस पर जो अंकुरण जो आ रहा है फसल का, उसको बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसलिए अच्छा और उचित भंडारण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। किसान भाइयों, जैसे आपने देखा होगा, आपने फसल की कटाई, मंडाई, ओसाई या के बाद में हम भंडारण के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपको भंडारित करने के लिए जैसे जूट के बोरे आपको लेने होंगे। हो सके तो जूट के बोरे हमेशा नए लेने चाहिए, क्योंकि जो जूट के बोरे अगर पुराने होंगे तो उसमें हो सकता है कीट फफूंदी लगी हो या नमी की मात्रा हो, इस वजह से आपका बीज खराब हो सकता है। और अगर आप मान लो किसी वजह से आपको नए बोरे नहीं मिल पा रहे, आप पुराने बोरों का यूज करना चाह रहे हो, तो इस दशा में आप बोरों को 1-2 दिन तेज़ धूप में सुखा लीजिए, अच्छे से खुली धूप में, ताकि उसमें उपस्थित जितने भी कीटाणु जीवाणु है वो मर जाएं और आपकी फसल को, या उनमें जो नमी है तो वो उसकी वजह से आपका बीज प्रभावित नहीं हो, उसमें कोई कीट फफूंदे नहीं लगे भंडारण के दौरान। इसलिए आपको नए बोरों में बीज का भंडारण करना चाहिए। दूसरी जो मुख्य चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, यह है कि जो बीज का भंडारण करते समय उसमें नमी की मात्रा भी आपको चेक करनी चाहिए। आपको
किसी भी समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब बीज में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसमें कीट फफूंदी लगने का बहुत चांसेस हो जाते हैं। इसलिए बीज में नमी की जो मात्रा है उस समय 8% से कम होनी चाहिए। अगर 8% से नमी ज़्यादा है तो जैसे मैंने बताया कि भंडारण के दौरान उसमें कीट फफूंदी या बीमारियों के लगने का चांस हो जाता है। दूसरी चीज़ किसान भाइयों, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भंडारण कर रहे हो तो ध्यान ये रखना चाहिए कि जो आप बीज जिस बीज का भंडारण कर रहे हो वो ज़्यादा टूटा फूटा या कटा फटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीज भी एक जीवित पदार्थ है और ये शोषण करता है। आप जानते हो कि जब शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प या ऊष्मा निकलती है, जिसकी वजह से भंडारण के दौरान गर्मी पैदा होती है या इनकी वजह से बीज खराब होने का चांस रहता है। इसलिए जब कटा फटा बीज होता है तो उसकी सॉर्प्शन दर ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा वो ऊष्मा पैदा करेगा, ज़्यादा मॉइस्चर पैदा करेगा और इस वजह से उसमें जो भंडारण में गर्मी पैदा हो जाएगी या ज़्यादा नमी हो जाएगी तो आपका बीज में कीट पतंगे या कीटाणु लगने के चांस हो जाएंगे। इसलिए जिस समय भंडारण कर रहे हैं उसमें ध्यान देना चाहिए कि या तो जो कटे फटे बीज है या टूटे जो बीज है उन बीजों को आप छलनी की सहायता से अलग कर ले और अलग बोरों में भर ले और उनका अलग से भंडारण कर ले। या दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी उसमें अशुद्धियाँ हैं, हम ये भी कहेंगे आजकल देखने में आया है कि जितनी अशुद्धियाँ होती है भारत सरकार उस पर भी लिमिटेशन लगाने जा रही है कि अगर बीज में आपका 1% से ज़्यादा अशुद्धि है तो गवर्नमेंट उसको परचेज़ नहीं करेगी, तो आपको अशुद्धियाँ भी उसमें से निकाल देनी होगी ताकि आपका जो उचित कीमत है वो आपको मिल सके। मैंने जैसे बताया कि जो कटे फटे बीज है उनको निकाल देना चाहिए ताकि, क्योंकि वो शोषण दर उनकी ज़्यादा होती है और भंडारण के दौरान फिर उनमें कीट पतंगे लगने का ज़्यादा चांस रहता है। दूसरी चीज़ अब हम बात करना चाहेंगे कि जैसे अब भंडारण कैसे करें। ये तो बात हो गई कि किस प्रकार का बीज हमें काम में लेना चाहिए, कितना उसमें मॉइस्चर होना चाहिए और किस प्रकार के बोरे हमें यूज़ में करने चाहिए ताकि भंडारण उसका उचित तरीके से हो सके। भंडारण कैसे करें ये किसान भाइयों, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और हमें ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि बीज भर दिया बोरों में और खुले आसमान में रख दिया, इससे बीज में नमी पैदा हो जाएगी और बीज खराब होने के आपके चांसेस हो जाएंगे। इसलिए बीज के लिए जो भंडार गृह है, भंडार गृह भी एक मतलब आदर्श कंडीशन का होना चाहिए। आदर्श में कहूँ कि एक बिल्कुल पक्का मकान होना चाहिए, पक्का मकान की तरह उसकी दीवारें बिल्कुल अच्छे से निपाई पुताई की हुई होनी चाहिए ताकि उसमें चूहे के बिल हो या इस टाइप के हो तो उसमें भर देना चाहिए सीमेंट से ताकि कोई किसी प्रकार की बीज को हानि नहीं पहुंच सके। दूसरी चीज़, बीज जो आप भंडार गृह में बीज रखने जा रहे हो तो भंडार गृह में बीज रखते समय क्या है कि भंडार गृह में आप या तो फर्श पर फंटे रख दीजिए या जो तख्ते आते हैं लकड़ी के वो रख दीजिए। मतलब कुल मिला के बात ये है कि बीज जो आपके बोरे हैं वो डायरेक्ट फर्श के टच में नहीं आए, उनसे ऊपर होने चाहिए। दूसरी तरफ आप सिर्फ ज़मीन से ही नहीं, दीवारों की तरफ से भी दूरी रखनी चाहिए। कम से कम 1 फीट की दूरी आपको दीवारों से रखनी होगी, बोरों के बीच में और दीवार के बीच में, ताकि बारिश के दौरान जो नमी आ जाती है दीवार से वो नमी भी बोरों तक नहीं पहुंच सके, बीज तक नहीं पहुंच सके, ताकि आपका बीज खराब नहीं हो। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये उचित दूरी आपको बनाए रखनी है। साथ में आप ये एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि जब बोरों को फंटों पे रख दिया तो उनको आप 2-3 की तह में आप उनको जमा सकते हैं और उनको एक ही दिशा में नहीं जमा के आपको एकांतरण विधि अपनाते हुए उन बोरों को रखना चाहिए, ताकि आपको जब आप धूमन कर रहे हो तो आप या बीज के नमूने ले रहे हो तो उस समय आपको आसानी से आपसे नमूने और धूमन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इसलिए बोरों को एकांतरण पद्धति से रखना चाहिए भंडार गृह में। और किसान भाइयों, जैसे मैंने दूसरी चीज़ ये बताई कि अगर बीज के दौरान आप मतलब भंडार गृह में भंडारण के दौरान बीच बीच में आपको बोरों को चेक करते रहना है, बीज को देखते रहना है कि कोई उसमें कीट पतंगे या ऐसी कोई बीमारियां तो नहीं पनप रही। अगर ऐसा लगे तो आपको उचित जो कवकनाशी है या जीवाणुनाशक है, ऐसी दवाइयों प्रयोग करके जो कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। और साथ में आजकल ये भी देखा है जो भारतीय बीज निगम है या राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये साथ साथ में बहुत अच्छी जो भंडारण की पद्धतियाँ हैं वो सुझाव उनका देते रहते हैं। जो राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उन्होंने एक पद्धति बताई है, उसके अनुसार क्या कि आप भंडार गृह में 1 मीटर मतलब चारों तरफ 1 मीटर में और 1 मीटर ऊंचाई का एक
आधार बना लिया जाता है और उसमें मिट्टी भर के चारों तरफ से उसको मिट्टी मतलब प्लास्टिक की थैली से ढक दिया जाता है, ताकि कोई मॉइस्चर वगैरह उसमें नहीं आए या किसी और। उसमें दूसरी चीज़, आप धूमन अच्छे से कर सकते हो, बीज के नमूने भी अच्छे से ले सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये सब सावधानियाँ उनको बरतनी चाहिए और भंडारण के लिए ये सब चीज़ें जो हमने बताई है उनको अपनाना चाहिए। साथ में किसान भाइयों, भंडारण के दौरान ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कच्चा घर है, कच्चे घर में भंडारण कर रहे हो, तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि भंडारण के बाद में आपके कच्चे घर को निपाई पुताई करके उसमें गारे से अच्छे से वायुरोधी बना देना है, मतलब अंदर की हवा बाहर नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर ऐसे ही अगर पक्का घर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो पक्के घर में भी उसको भंडारण के बाद में वायुरोधी बना देना है, ताकि बाहर की हवा अंदर नहीं जा सके और आपने जो धूमन की प्रक्रिया वगैरह अपनाते हैं उसका भी अच्छे से उसका फ़ायदा हो सके। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो किसान भाइयों, भंडारण के दौरान जैसे हमने बताया कि इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आपकी बीज, चाहे बीज का अंकुरण हो या खली की गुणवत्ता हो या तेल का प्रतिशत हो, तीनों चीज़ें बहुत हद तक प्रभावित होती है अगर आपका उचित भंडारण नहीं है तो। इसलिए भंडारण के समय ये सब सावधानियां रखना बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और इस प्रकार आप भंडारण करके अपनी उपज का अच्छे से मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आप वायुरोधी बनाकर भंडारण करते हैं तो बीज को 2-3 साल तक आप भंडारण कर सकते हैं बिना किसी उसमें चाहे तेल की मात्रा हो या बीज की अंकुरण क्षमता हो, बिना प्रभावित हुए आप भंडारण कर सकते हैं। किसान भाइयों राम राम। मैं शंकर लाल यहाँ भरतपुर मंडी में आड़त का काम करते हैं। मेरी फर्म पर नाम जादव राम हीरा लाल पड़ता है। यहाँ भरतपुर मंडी में सरसों का काम मुख्यतः होता है। यहाँ आसपास के किसान गांवों से माल लाकर यहाँ ढेरी कर देते हैं, जिन्हें हम लेवालों को बुलाकर दलालों की मार्फत बोली लगवाकर उच्चतम दरों से उनका माल बिक्री करते हैं और उनको सही तरीके से तुलवाकर बोरियों में भरवाकर उनकी लैब निकलवाकर उनके भुगतान, नगद भुगतान या चेक द्वारा भुगतान कर देते हैं। वर्तमान में भरतपुर मंडी में करीब 5000 बोरी कट्टे का सरसों की आमदनी हो रही है। अभी आमदनी में थोड़ा समय है। यहाँ आसपास मंडी में गाँव में थोड़ा देरी से माल आता है, तो हमें उम्मीद है कि 10 दिन बाद यहाँ आमदनी और बढ़ेगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। कृषि उपज मंडी समिति द्वारा किसान कलेवा की सुविधा 5 रुपये में आड़तियों द्वारा कूपन काटा जाता है और किसानों को अच्छा स्वादिष्ट भोजन 5 रुपये में प्राप्त होता है। ये सरकार की एक अच्छी योजना है जो किसान भाई हमारे घर से आते हैं, जल्दी चले आते हैं, और मजदूर भाइयों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध करा रखी है सरकार ने। वर्तमान में यहाँ सभी सुविधाएं हैं। सुलभ कॉम्प्लेक्स भी है किसानों की सुविधा के लिए, व्यापारियों की सुविधा के लिए, मजदूर भाइयों की सुविधा के लिए। छायादार यहाँ एक भवन भी निर्माण कराया गया है जिसमें वो आराम कर सकें, बैठ सकें। इस तरह की व्यवस्था इस भरतपुर मंडी में व्यापार संघ द्वारा भी विभिन्न प्रकार की प्याऊ लगाई गई हैं और साफ सफाई और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रहती है जो कि कृषि उपज मंडी द्वारा कराई जाती है। किसान भाइयों राम राम। मैं मुकेश सिंह, भरतपुर किसान क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड भरतपुर से कर्मचारी हूँ। हमारे कार्यालय मंडी परिसर में स्थित है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान लोग अपनी सरसों जींस लेकर के आते हैं और उनका माल उचित दरों पर व्यापारियों आड़तियों द्वारा लिया जाता है एवं सरकार की तरफ से किसानों के लिए यहाँ बहुत सारी सुविधाएं मुहैया कराई रखी हैं, जैसे पानी है, छाया है, कृषकों के लिए उचित दरों पर भोजन है, सफाई व्यवस्था है। ये सारी योजनाएं किसानों के लिए सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई हुई हैं। और अभी जो है MSP का खरीद शुरू होने वाला है। इसका रेट गवर्नमेंट ने 6200 रुपये 6200 रुपये किलो क्विंटल रखा है,
जो बिना लैब के है, इसमें किसानों की कोई ऑयल परसेंट की शर्त नहीं है। बिना लैब के किसान अपने 6500 रुपये की तुलाई करके फ़ायदा उठा सकते हैं। जो अभी 15 मार्च से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और 1 अप्रैल से खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है सभी किसान भाइयों के और पेमेंट सुविधा सरकार की तरफ से 10 दिन के अंदर अंदर किसान के खाते में पैसा आ जाता है। किसान भाइयों, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम सरसों चौपाल। इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।